लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन किसे कहते हैं? एक ही कॉइल में अगर आप करंट की वैल्यू चेंज करते हो तो उसका फ्लक्स लिंकेज बनता है या ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसको आप कहते हो सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में म्यूचुअल का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ? दो एक की वजह से दूसरे पे जो इंडक्शन प्रोड्यूस, उसको कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। कभी फेसबुक अगर चलाई हो तो तुम देखो, मान लो शुभ और पर्व, मैं शुभ का फ्रेंड हूँ पर मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे तो क्या होगा? म्यूचुअल फ्रेंड होंगे। तो म्यूचुअल का मतलब ये होता है जो दोनों में कॉमन कड़ी निकल के आ जाए। मीन अगर एक कॉइल में मैं कुछ भी चेंज करूं तो कुछ भी मतलब करंट, तो दूसरे में फ्लक्स लिंकेज चेंज हो या ईएमएफ प्रोड्यूस हो, उसको हम क्या कहेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलो पहले। जैसे सपोज करो हमारे पास इस बार दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल ये है, इसमें मैंने एक की लगा दी, एक सेल लगा दिया। दूसरे में क्या किया मैंने? केवल गैल्वेनोमीटर लगा के रखा। सही है? अच्छा, इसके दो केस बन सकते हैं, दोनों केस यही समझ लो। दूसरा केस ये हो सकता है कि मैंने ये एक बैटरी ली और एक दूसरी कॉइल ले ली, ये गैल्वेनोमीटर है ना। पहले केस में तुम क्या करते हो? इसको प्रेस करते हो, इसमें क्या करते हो? रिलीज करते हो। रिलीज समझते हो कि इसमें ऑफ करते हो, हाँ, और उसमें ऑन करते हो। तो सबसे पहले इस वाली केस को समझो। इस पे मैंने क्या किया? स्विच को ऑन किया, ऑन किया, करंट निकल के आई। करंट निकल के आई तो भैया कुछ ना कुछ तो यहाँ भी चेंज होगा, हाँ या ना बोलो? अगर चेंज होगा तो इस पे फ्लक्स ऑन हो रहा है, मीन फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो तुमने रिलीज करा, तो इस तरीके की कंडीशन पे इसके साथ ये करंट इधर से आ रही है ना, तो ये चीज़ देखो, ये ऐसे बननी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो इसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज। इंक्रीज इन फ्लक्स क्या करता है? अपोज करता है। यही तो पढ़ा है। अगर फ्लक्स इंक्रीज होता है तो इंडक्शन को क्या करेगा? अपोज करेगा। डिक्रीज होता है तो सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे तुमने क्या किया? इस पे स्विच को ऑफ कर दिया। जब स्विच ऑफ करा तो ये इसी को सपोर्ट कर जाएगा, सपोर्ट कर जाएगा तो ये कंडीशन बन जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पहली वाली कॉइल को हम कह देते हैं ये प्राइमरी कॉइल है, बड़े ध्यान से समझना। इसको हम ये कह देते हैं कि ये सेकेंडरी कॉइल है। जाहिर सी बात, जब पहली प्राइमरी हो गई दूसरी सेकेंडरी हो गई। इस पे मान लो करंट I1 जा रही है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, फ्लक्स ∅1 है। इसमें करंट मैं I2 कह देता हूँ, इंड्यूस हुई, नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, फ्लक्स ∅2 है। म्यूचुअल का कॉन्सेप्ट पता है? एक बड़े ध्यान से समझो, बिल्कुल ट्रेडिशनल इंडियन पड़ोस देखा है? सब क्या है पड़ोस? अब आजकल तो फ्लैट कल्चर है तो पड़ोस तो खत्म हो गया है। पुराना वाला पड़ोस क्या होता है? एक इमेजिन करो कि मान लो दो पड़ोसी हैं, उनकी जॉब है, वो अपना 8-9 बजे जाते हैं, शाम को आते हैं। उनकी दोनों की जो वाइफ्स हैं वो हाउस वाइफ हैं, इमेजिन कर लो। तो उनके जाने के बाद वो क्या होता है? अपना काम वाम करने के बाद 10-11-12 बजे बाहर मिलती हैं, कहीं मिलती हैं, 3-4 बजे तक अपना पूरे पड़ोस की बातें होती हैं। ये उनका डेली का नियम है और ये होता है, ऐसा होता भी है शायद। अब सोचो उनमें से कोई एक हस्बैंड अपनी वाइफ को नेकलेस ले आए, रात को आया नेकलेस ले आया। नेकलेस समझते हो? अच्छा, क्या होगा? दूसरे के पास खबर बनेगी। सबसे पहले तो जिसके पास आया है उससे रात काटे नहीं कटेगी। कितनी जल्दी सुबह हो मैं इसे बताऊं। अब मान लो जब उसने बता दिया कि आज अच्छा ये लाए हैं, तो कहेगी अच्छा बढ़िया लग रहा है। दूसरी वाली क्या कहेगी? लेकिन उसके मन में क्या चल रहा होगा? आने दो शाम को। अब जैसे बेचारा पति आया यार, पति आया तो क्या होगा? सोचो, तुम तो मुझे कुछ करते नहीं हो, पानी भी नहीं दे रही ढंग से, जग पटक दिया, खाना भी नहीं दे दिया। उसको बेचारे कुछ नहीं पता, वो दिन भर का नौकरी कर गया, वो कुछ नहीं जानता क्या हुआ। अब भैया रात में भी नाटक शुरू, तो उसने पूछा अरे हुआ क्या ये तो बता। अरे तुम्हारे बस की नहीं, पड़ोसी वाले शर्मा जी हैं देखो इतने बढ़िया। बोले क्या? बोले नेकलेस लाए। अच्छा, अब उसकी जय बलाऊ करे ना करे,
उसे बेशक एक छोटी सी चेन देनी पड़े बनवा के, लेकिन देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी। यही है म्यूचुअल इंडक्शन। पहले वाले ने अपने करंट को चेंज कर दिया तो दूसरे वाले का भी फ्लक्स लिंकेज चेंज हो गया। तो पहले वाली की करंट को चेंज करने पर दूसरे का फ्लक्स लिंकेज चेंज होना म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। अब दूसरे का फ्लक्स लिंकेज क्या होगा यहाँ पे N2/2 किसकी वजह से चेंज हो रहा है? पहले वाले की I1 की वजह से। तो मेरे हिसाब से अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करूंगा तो N2/2 प्रोपोर्शनल होगा I1। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वहां पे क्या था सेल्फ इंडक्शन पे N प्रोपोर्शनल I आया था। यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम पहले वाली कॉइल में क्या चेंज कर रहे हो? करंट, जिसकी वजह से सेकेंडरी का क्या चेंज हो रहा है? फ्लक्स लिंकेज बन रहा है उस पर, है ना। तो N2/2 क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल टू I1। यहाँ N2/2 आ जाता है MI1। M को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। वर्ड समझ में आ रहा है? या तो आप कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहते हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हो। वही सेल्फ इंडक्शन वाला सीन है। वहाँ L हो गया था, यहाँ M हो जाएगा। तो M इक्वल क्या आ जाएगा? N2/2 अपॉन I1 आ जाना चाहिए। तो चलो यूनिट ऑफ M निकालते हैं। यूनिट ऑफ M अगर निकालते हो तो फ्लक्स की क्या होती है? वेबर, I की एम्पियर, या वहाँ क्या आई थी सेल्फ इंडक्शन की दूसरी? हेनरी आई थी। तो यहाँ पे भी सेल्फ इंडक्शन की यूनिट क्या आ जाएगी? या म्यूचुअल इंडक्शन की हेनरी। बात दोनों की बराबर है। जो डायमेंशन L की थी वही M की होगी। सेल्फ इंडक्शन की डायमेंशन भी M की बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि N2/2 अपॉन I1 दोनों एक ही बात है। ये फ्लक्स लिंकेज है। फैराडे लॉ के पास चलो। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ E2 की बात करते हैं। क्या होना चाहिए? फैराडे कहते हैं -N/d∅2 अपॉन dt कह देंगे। अब थोड़ा सा इनको पकड़ो, इनको यहां से तुम N2/2 इक्वल क्या लाए हो? MI1 ये लाए हो। चलो ये लिखा ही हुआ है। मैं क्या यहाँ पे N2d∅2 इक्वल MdI1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो इस N2d∅2 की जगह MdI1 लिख सकता हूँ। तो E2 इक्वल आ जाएगा -MdI1/dt। तो M इक्वल आ सकता है माइनस का E2 अपॉन dI1/dt। ठीक है? नहीं आया समझ? सब कुछ सेल्फ इंडक्शन जैसा था या कुछ चेंज है? सब सेम है। बनाओ डायग्राम। चलो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो तुम्हारा हो गया। अब सेल्फ इंडक्शन तुमने दो चीज़ों के लिए निकाला था। किस किस के लिए? एक सोलेनॉइड के लिए निकाला था और एक प्लेन कॉइल के लिए निकाला था, है ना। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन भी दो तरीकों के लिए निकलेगा। एक तो सोलेनॉइड्स के लिए निकलेगा और एक कॉइल्स के लिए। यहाँ पे दो होंगे, दो कोएक्सियल सोलेनॉइड होंगे और दो कोएक्सियल प्लेन कॉइल्स होंगी। तो सबसे पहले हम लोग सोलेनॉइड की बात करते हैं। चलो म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। अच्छा एक बात बताओ, सोलेनॉइड के लिए जब तुमने सेल्फ इंडक्शन निकाला था तो क्या क्या किया था? सबसे पहले B फाइंड आउट किया था, फिर फाई फाइंड आउट किया था, फिर L निकाला था, अगर ध्यान आ रहा है तो यहाँ पे भी तो वही काम करोगे। सबसे पहले आप B निकालोगे, फिर फाई निकालोगे, फिर M निकालोगे। तो कॉन्सेप्ट तो वही है। सपोज करो एक सोलेनॉइड ये है, उसी के कॉमन एक्सिस पे दूसरा सोलेनॉइड ये रख दिया हमने। तो लेंथ L मान ली। सब 1 का मतलब पहले वाला होगा, 2 का मतलब बाद वाला होगा। इतने दिन से जब भी तुम पीछे पढ़ते आ रहे हो तो सबसे पहले पहले वाला क्या डेवलप करता है? फील्ड। दूसरे वाला फोर्स लगाता है। इसमें भी यही होगा। पहले वाला सोलेनॉइड क्या बनाएगा? फील्ड बनाएगा, जिसकी वजह से फ्लक्स किसका बदला जाएगा? सेकंड वाले का। यही तो आता है
तो हम सबसे पहली बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, और वे इतना लेट कैसे हो गया? हाँ सब ठीक है हाल चाल? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड बाय फर्स्ट सोलेनॉइड। अच्छा बताओ सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? पढ़िए, अरे चैप्टर 4 का टेस्ट था तुम्हारा, तुम्हें तो बताना चाहिए। सोलेनॉइड की, हाँ, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, सब भूल जाते हैं। अभी तो ये हाल है, अभी तो छठे चैप्टर पे हो। पहले चैप्टर कुछ पूछ लो तुम गॉस की स्पेलिंग भूल गए होगे। हाँ टॉपिक याद होगा कि हाँ ये है, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं होगा। ये सच्चाई है। ये तो होता फार्मूला एंड्स पे खत्म होती है, लेकिन फार्मूला तो ये होता है म्यू नॉट एन आई होता है बेसिकली। स्मॉल एन आई होता है, तो स्मॉल एन तो कैपिटल एन अपॉन एल ही होता है। अब फ्लक्स किसका होगा? सेकंड वाले का। तो फ्लक्स ड्यू टू सेकेंड सोलेनॉइड कितना चेंज हुआ होगा इसका? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है φ2 इक्वल B1A2। फाई इक्वल भी ये होता है एरिया अपना वाला, म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L इंटू A2। चाहिए क्या हमें बताओ? म्यूचुअल इंडक्शन। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ M इक्वल क्या होता है? N2 φ2 अपॉन I1 होता है। वैल्यू पुट कर दो, M अपनी जगह, N2 अपनी जगह, φ2 म्यू नॉट N1 I1 A2 अपॉन L और I1 अपनी जगह। I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो M इक्वल क्या आ जाएगा? म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन L। ये सोलेनॉइड के लिए म्यूचुअल इंडक्शन निकलेगा। देखो जो तुमने सेल्फ इंडक्शन में किया था वही आपको म्यूचुअल इंडक्शन में करना है। सबसे पहले B, फिर फाई, फिर M, बस 3 चीजें। करंट पे डिपेंड ही नहीं करेगा बिल्कुल भी। इंडक्शन तो खत्म कर देता है ना, करंट को कैंसिल आउट कर दिया उसने। तो अगर इतनी चीजें मिल जाएंगी तो आप M निकाल लोगे। ठीक है, नोट करो। हो सकता है, नोट कर लिया? अच्छा एक बात बताओ, अगर सोलेनॉइड के अंदर किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैं डाल दूं, जैसे आयरन, स्टील, इनको डाल दूं, तो बढ़ेगा M या L घटेगा? इंडक्शन बढ़ेगा घटेगा? समझ नहीं आया। एक सोलेनॉइड है, इसके अंदर में किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैंने प्लेस कर दिया, तो इंडक्शन ज़्यादा होगा कम होगा? सोचो। ज़्यादा होना चाहिए यार, मेटेलिक पीस डाल रहे हो तो किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर इंसर्ट कराते हो तो इंडक्शन इंक्रीज होता है। और कितना इंक्रीज होगा? जितना उसकी परमेबिलिटी होगी। तो कभी भी अगर सपोज करो उसकी परमेबिलिटी कुछ दे दे, तुम्हारे पास पहले से कुछ है, L इंडक्शन है सपोज करो, अब उसने कह दिया म्यू परमेबिलिटी का तुमने मटेरियल उसे प्लेस कर दे जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर है, तो नया बताओ। तो नया कुछ नहीं करोगे, पुराने वाले में म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दोगे, कुछ मत करने पहुंच जाना, क्योंकि उतना इंडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। एक नोट पॉइंट लिख लो, मैं लिखवाई दे रहा हूँ। इफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल is placed inside the coil, प्राइमरी लिख लेना ब्रैकेट में, in primary coil, inside the primary coil, then the magnitude of mutual induction, ब्रैकेट में लिखना सेल्फ इंडक्शन, अगर एक ही कॉइल है तो सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ क्या लिखा? म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन विल इंक्रीज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक, ये फॉर्मूला लिख लो अगर लिखना है तो, L2 इक्वल म्यू आर इंटू एल।
अगला पढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। L2 क्या था? दूसरे टाइप जब इंसर्ट करा दी उसके बाद का नहीं, L2 equals to म्यू आर इंटू एल। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू प्लेन coil. कॉइल्स। क्या वो नोट नहीं कर पाए क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू प्लेन कॉइल्स। इस बार दो कॉइल है, सेम पीछे वाला, पहले वाली कॉइल की फील्ड, दूसरे का फ्लक्स m। याद रखो b phi m, वहाँ पे भी यही था b phi l। पहले वाले में l था, इसमें क्या होगा b1 phi 2 m। सही है। तो मान लिया हमने दो कॉइल्स हैं जिनकी रेडियस a1 a2 है। लिखो लेट टू कॉइल्स हैविंग रेडियाई a1 एंड a2। तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड बाय कॉइल 1। बताओ जरा सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? Center का म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। ये होता है पाई लग जाता है तो वायर का हो जाता है, याद आया? पाई लगते ही वायर हो जाता है। आर ए एक ही बात है क्योंकि रेडियस जो मान लो। फ्लक्स ड्यू टू सेकेंड कॉइल, बहुत बढ़िया, b1 a2। तो phi 2 क्या आ जाएगा? म्यू नॉट n1 i1 अपॉन 2a1 इंटू a2 क्या है? पाई a2 स्क्वायर। कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है तो पाई a2 स्क्वायर ही होगा। अब क्या लगाओगे? m निकालोगे। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ m इक्वल क्या हो जाएगा? n2 phi 2 अपॉन i1 होता है। वैल्यू पुट कर दो, n2 अपनी जगह, phi 2 की वैल्यू पुट करो। अरे इतनी ज़्यादा है phi 2 की वैल्यू। म्यू नॉट n1 i1 पाई a2 स्क्वायर अपॉन 2a1 i1 से i1 कैंसिल हो गया। म्यू नॉट n1 n2 पाई a2 स्क्वायर अपॉन 2a1। ये म्यूचुअल इंडक्शन आ जाता है टू कॉइल्स का। ठीक है। देखो एक चीज़ समझो, अगर सवाल में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ गिवन है, हाँ n गिवन है, तो जैसे सोलेनॉइड के लिए आपने m पढ़ा था, क्या पढ़ा था? म्यू नॉट बोलना n1 n2 a2 अपॉन l। तो फार्मूला ये नहीं पढ़ोगे, फिर आप फार्मूला पढ़ोगे क्योंकि n1 अपॉन n अपॉन l क्या होता है? स्मॉल n होता है। तो आप तब फार्मूला पढ़ोगे म्यू नॉट n1 n2 a2 इंटू l। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि n इक्वल है n बाई l, n बाई l ही तो है। तो एक n की जगह nl आता, सोचो दूसरे वाले के लिए भी तो nl आता, एक l से l कट जाता, l मल्टीपल। तो हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल में ये फार्मूला यूज़ करेंगे जब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ गिवन होंगे। म्यू नॉट n1 इंटू a2 मल्टीप्लाई में l चला जाएगा, कुल मिलाकर लेंथ जो छोटा होगा दोनों में। वैसे गिवन एक ही होगा न्यूमेरिकल में लेंथ, और अगर दो गिवन है तो छोटे वाले की कंसिडर करनी है, क्योंकि इंडक्शन तो ज़्यादा उसी में पहुंचेगा। बड़े वाले में कौन सा इंडक्शन? बड़ा वाला तो इंडक्शन इंड्यूस कराएगा दूसरे वाले पे। a1 एंड a2, उसके बाद तो पता ही है, नोट कर लो जल्दी से। अब इससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, असाइनमेंट निकालो। लास्ट भी मैंने केवल थ्योरी कराई थी, सेल्फ इंडक्शन ही कोई क्वेश्चन नहीं कराया था। तो आज सेल्फ और म्यूचुअल के क्वेश्चन करेंगे। क्या हुआ?
हाँ नहीं लाए होगे ना, तुम इधर रख लेना। तो कोई नहीं, एक में एडजस्ट करो। टॉपिक अच्छा है, सेल्फ और म्यूचुअल से कुछ ना कुछ तुमको पेपर में मिलेगा, चाहे डायरेक्शन की बात करें लेंजेस लॉ से, या इसकी थ्योरी या न्यूमेरिकल से कहीं ना कहीं बात करें। ठीक है, तो आज कॉन्सेप्ट खत्म कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ें एकदम खत्म हो जाएंगी। एक बार घर पे बैठ के सेल्फ और म्यूचुअल की पूरी प्रैक्टिस कर लेना और असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना। मैं अभी जितने हो जाएंगे मैं उतने करा दूंगा। ठीक, तुम्हारे कितने चैप्टर आ रहे हैं? बुक 1 तो सबके आएगी। हाँ इतना तो हो गया, इधर का तो हो गया ना। ठीक, अच्छा एक चीज़ देखो, अब तक जितने पढ़े आज के जो उसमें तुम फॉर्मूले जो यूज़ करोगे न्यूमेरिकल में, सबसे पहला हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा फाई इक्वल बी इंटू ए, है ना, बी डॉट ए, या जिसको आप कहते थे बी ए कॉस ओमेगा टी या कॉस थीटा, एक ही बात। हाँ, अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपने ईएमएफ इंड्यूस कराया था, फैराडे लॉ किए थे। फैराडे लॉ में आपने कर लिया था माइनस एन डी फाई बाई डी टी। फॉर्मूला पढ़ा एल इक्वल एन फाई अपॉन आई। फैराडे लॉ की टर्म्स में पढ़ा माइनस एल डी आई बाई डी टी, यही पढ़ा। सोलेनॉइड के लिए एल कितना पड़ा बताना, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। अगर नंबर ऑफ टर्न्स दूसरी वाली हैं तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल पढ़ लोगे, मल्टीप्लाई में जाएंगी। अच्छा, कॉइल के लिए क्या पढ़ा जा रहा बताना, एल इक्वल म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाई टू, ए आर एक ही बात। उसके बाद आज आपने एन पढ़ा एन टू फाई टू अपॉन आई वन। अब यहीं से मैच करो सारे पढ़ना। दूसरा एम पढ़ा एन टू फाई, सॉरी एम तो निकाल लिया, ई टू इक्वल माइनस एम डी आई वन अपॉन डी टी। एम इक्वल पड़ा म्यू नॉट एन वन एन टू ए टू बाई एल, या दूसरे शब्दों में पड़ा म्यू नॉट एन वन ए टू इंटू एल। और कॉइल के लिए क्या पड़ा, म्यू नॉट एन वन एन टू पाई ए टू स्क्वायर अपॉन 2a1। इतने फार्मूले हैं अभी तक जो तुमने पढ़ा है इंडक्शन और फ्लक्स को लेके, कोई ज़्यादा फार्मूला नहीं है। चलो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन की बात करो। पहला क्वेश्चन क्या करो, कुछ नहीं है तो बेसिक है, 2-4 फार्मूले ध्यान रखोगे दिमाग में हो जाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। अरे ये रखा है सामने असाइनमेंट। Find the mutual inductance between two coils if a current of 10 ampere in the first coil passes a magnetic flux of 500 Weber per unit turns of second coil of 200 turns. Also find the EMF if current in the first coil increases from 0 to 10 ampere in 0.5 second. क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया तरीका होगा, सबसे पहले डेटा नोट कर लो जितना दिया हुआ है। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, करंट ऑफ 10 एम्पियर इन द फर्स्ट कॉइल, ये क्या है I1, पहले कॉइल की बात कर रहा है। तो I1 कितना दे दिया उसने, 10 एम्पियर। पासेस द फर्स्ट कॉइल इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 500 वेबर पर यूनिट टर्न्स ऑफ सेकेंड कॉइल ऑफ 200 टर्न्स।
तो अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो N2 ∅2 गिवन है ये, हाँ 500 इंटू 200 यही तो गिवन है। हाँ कितना हो गया 10 टू द पावर 4 वेबर। कोई समस्या नहीं, 4 क्यों 5 होगा, 4 जीरो तो अपने हैं, 5 दूनी 10 भी तो होता है। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द EMF इफ करंट इन फर्स्ट कॉइल, ई चाहिए, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड। फर्स्ट कॉइल मतलब di1/dt दे दिया तुमको, 0 से 10 हुई है तो चेंज कितनी हुई करंट 10 और टाइम कितना 0.5 एम्पियर पर सेकेंड। 20 आ गया तो ये हो गया 20 एम्पियर पर सेकेंड। सवाल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा पहले बताओ। अब तुम्हें सबसे पहला पॉइंट में क्या चाहिए, M का फॉर्मूला क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए था ना स्टार्टिंग में, तो M ही बोला है उसने। तो देखो क्या इतने में तुमको M मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। तो आप लोग यूज करेंगे M इक्वल N2/2/I1। आ गया सवाल समझ, खत्म आंसर। ठीक है जो भी है मुझे नहीं मतलब। उसके बाद E चाहिए, सेकंड वाले का चाहिए E2। तो E2 देखो आपको पढ़ाया गया है -MdI1/dt, नहीं पढ़ा। EMF चाहिए मत लेना निगेटिव, मैग्नीट्यूड ले लो, M ऊपर से निकाल लो, dI1/dt दे रखा है। डेटा नोट करो, घर पे नोट करना सवाल आराम से, या करने का मन है कर लोगे। अब इसमें क्या है यार तुम बेटा, अगर कल नहीं करके लाए ना तो पता चलेगा। कितने सवाल करते हो डेली घर में फिजिक्स के? हाँ बहुत बढ़िया। टाइम दे रखा है फिजिक्स को घर पे? नहीं, आज तक किसको टाइम दिया है? फिजिक्स को नहीं दिया, फिजिक्स को नहीं मिलता टाइम। अरे देख रहे हो, हेनरी हेनरी क्या करो बच्चा? नहीं देना शुरू करो टाइम, नहीं तो समस्या हो जाएगी। कम से कम 1.5 से 2 घंटे आप फिजिक्स को डेली देने शुरू करो। नहीं दोगे तो नहीं होगी। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आओ। इसकी एक पावर गड़बड़ है। हाँ पावर गड़बड़। दूसरा भी कर नहीं पाओगे, थर्ड क्वेश्चन देखो। A circular coil of radius 20 centimeter 50 tons is placed normally to a uniform magnetic field 2.5 into 10 की power -3 Tesla. Find total magnetic flux passing through the coil. If on passing a current of 2 ampere, flux passing through coil becomes 0. Then find the self inductance of the coil. सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है 20 सेंटीमीटर ये हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स 50 है, पर यूनिट लेंथ थोड़ी बोला उसने, तो कैपिटल एन होगा। नॉर्मली टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2.5 into 10 की पावर -3 टेस्ला, है ना? ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ ऑन पासिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, अगर करंट 2 एम्पियर की पास कराई जाती है, थ्रू द कॉइल बिकम्स 0, फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल बिकम्स 0, मतलब फील्ड 0 हो जाती है ना, या φ2 0 कह लो, ये तो कह रहा क्वेश्चन φ2 0 हो जाता है। तो क्या निकालना है? L निकालना है। L सवाल में निकलना चाहिए, जिंदगी में नहीं आना चाहिए। अच्छा कौन सा फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है?
सबसे पहला हाँ बी ए नॉर्मली है, थीटा 0 है। अच्छा हाँ क्वेश्चन है नॉर्मली का थीटा 0 करता है बी इंटू ए, तो एन बी ए हो जाएगा यहाँ पे। नंबर ऑफ टर्न्स एन है ना, तो फाई 1 आप यूज कर लोगे एन बी ए हो गया। अब कहानी अब समझ में आएगी, बात समझ आ गई नहीं आ गई? यहाँ से फाई 1 निकल गया। अब आई दे रखा है, एल के लिए क्या करोगे? एल इक्वल क्या होता है? बहुत बढ़िया, तो एन डी फाई कर लो अपॉन आई। डी फाई का मतलब क्या है? फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन आई, मैग्नीट्यूड ले लेना। नहीं आया समझ? खत्म? पक्का? तो माइनस न लगाओ, माइनस नहीं होता जो तुम कंफ्यूज हो जाओ। एल हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, डेटा नोट कर लो बस, फार्मूला। देखो सवाल करने का एक तरीका है, अगर जब भी किसी टॉपिक के क्वेश्चन करने चलो बगल में सारे फार्मूले लिख लो, उसके बाद दिमाग लगाते रहो यार कौन सा लगेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पता लगा थर्ड चैप्टर का फार्मूला आके लग गया, ये तो हमने लिखा ही नहीं। फाइव की वैल्यू डालनी होगी, पुट कर देना बाद में, घर पे सॉल्व करना आराम से, डेटा नोट करो बस, बहुत है। मैं सोचा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए तो मैं कल नया टॉपिक पढ़ाऊंगा पूरा। 5th क्वेश्चन देखो, हाउ फास्ट करंट शुड बी रिड्यूस टू 0 इन 10 हेनरी इंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर टू इंड्यूस द ईएमएफ ऑफ 100 वोल्ट। हाउ फास्ट करंट शुड बी रिड्यूस्ड टू 0। I2 कितना होना है? 0 होना है। I2 रिड्यूस टू 0, बाद में करंट 0 हो जाए कितने में? 2 इन अ 10 हेनरी इंडक्टर। इंडक्टर मतलब L है ना। फिर आगे क्या कह रहा है? कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, पहले करंट कितनी जा रही है? 2 एम्पियर की, टू इंड्यूस द ईएमएफ ऑफ 100 वोल्ट। क्या करोगे? हाउ फास्ट, टाइम चाहिए आपको। लग गया फॉर्मूला, खत्म। माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्या समस्या है? सीधा फॉर्मूला है, डी आई निकाल लोगे I2 माइनस I1। एल दे रखा है, ई दे रखा है, डी टी चाहिए, नहीं हो जाएगा? यूज करोगे E इक्वल माइनस एल डी आई बाई डी टी। डी आई तो 2 है, माइनस 2, dt तो निकालना है, इसमें कंसीडर करेंगे हम माइनस या क्योंकि प्लस बना देगा ना वो। कैसे प्लस बना दो माइनस अच्छा उसका होता करूँ? है। हो जाएगा? सारे फॉर्मूले कॉपी में है, इसी वजह से तो नहीं होता। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 6। An EMF of 0.5 an EMF of 0.5 volt is induced in secondary coil when current in the primary coil changes to 5 ampere to 2 ampere in 300 milliseconds. Find the mutual inductance. EMF of कितना है? देखो नाम से क्लियर रखना। An EMF of 0.5 volt is induced in the secondary coil. Secondary मतलब E2. E2 में कितना दे दिया उसने? 0.5 volt. Is induced in the secondary coil when current in the primary coil changes to 5 ampere to 2 ampere. तो DI कितना हो गया? 2 से 5 माइनस 3 एम्पियर। सही है? कितनी देर में हुआ है? 300 मिलीसेकंड्स। टाइम दे दिया तुमको 300 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड मतलब -3 सेकेंड, तो 0.3 सेकेंड हो गया।
निकालना क्या है, कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या लगाओगे, ये प्राइमरी है, डी आई है, एम डी आई वन बाई डी टी, खत्म। सेम फॉर्मूला तो लग रहा है, तो E2 इक्वल आ जाएगा माइनस एम डी आई वन बाई डी टी। ठीक है, ये भी हो जाएगा, बढ़िया बात है। अगले पे चले। सेवेंथ क्वेश्चन एनर्जी का है, अभी हम लोगों ने एनर्जी पढ़ी नहीं है, तो 8th क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करो और घर पे पढ़ाई शुरू करो बिल्कुल प्रॉपर, क्योंकि अगर अब नहीं तो फिर नहीं हो पाएगी। बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है पढ़ने का, पढ़ना ढंग से पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8th, अ सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, कई सारे पॉइंट्स पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान समझ लेना। सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर हैज़ 25 टन्स पर सेंटीमीटर। तो पहले तो सब कुछ अपने यूज़ कर लेते हैं। सोलेनॉइड हैज़ क्या है, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, लेंथ 50 सेंटीमीटर, स्मॉल एन दे रखा है, नंबर ऑफ टन्स कितने 25 टन्स कैसे दे रखी है, तो इसका मतलब ये हो गई 2500 टन्स पर मीटर, है ना। ये 0.5 मीटर हो गया, 0.06 मीटर हो गया। फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। फर्स्ट पॉइंट पूछा एल निकालना है। देखो सोलेनॉइड का एल निकालना आपको आता है, क्या पढ़ाया फार्मूला बताओ। सोलेनॉइड का एल कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये है। तो अगर अब नंबर ऑफ टन्स ऐसे वाली हैं तो ये वाला फार्मूला लगेगा। गलत क्या है इसमें, बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला फार्मूला लगा के आप एल निकालेंगे सबसे पहले, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए की जगह पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक, पहले पुट करो म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 एप्सिलॉन नॉट आ रहा था दिमाग में, कान के नीचे लगेगा ना अभी म्यू नॉट आ जाएगा। देख रहा एप्सिलॉन नॉट कर रहा 8.85 10 की पावर -12। हाँ, एन कितना है 2500 का स्क्वायर, पाई को यहाँ पे पाई रहने दो, आर 6 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, एल 0.5। देखो पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर होता है 10। न्यूमेरिकल करते टाइम में बहुत बार आपको सिखा रखा है कि पाई स्क्वायर बाई जी हो तो काट के 1 लिख देना, या पाई स्क्वायर कहीं अकेला है तो 10, अप्रॉक्स 10 ही आता है। होता हो 9.8 के आसपास है, तो पाई स्क्वायर अपॉन जी अगर कहीं आता है, होता क्या होता है, पाई स्क्वायर अगर तुम करते हो ना तो 3.14 होता है। 3.14 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 9.8 समथिंग आता है, 7, 8, 9 समथिंग आता है। तो हम उसको 10 लिख लिया करो अपनी कैलकुलेशन के लिए, तो इजी बना देगा कैलकुलेशन। कर लो यार कैलकुलेट, अब मुझे करना पड़ेगा। पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर हो गया, पाई स्क्वायर कितना मिल गया 10 मिल गया, तो 4 इंटू इसको हटा के मैं लिख दिया 10। अरे ऐसे कैलकुलेट करो यार, 10 की पावर -7, 25 का 625 -4 सॉरी +4 36 -4 5/10 है ना। 20 ये और ये कितने आ गए 20 आ गए ना, 20 6 2 5 36 10 to the power -7। अरे कर लो कैलकुलेशन, जो आएगा हेनरी आंसर होगा। अच्छा, इसके बाद क्या पूछा है, सेकंड पार्टी से क्या पूछा है, इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास थ्रू इट फाइंड द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू इट। अब आई दे दी, इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, आई कितनी दे दी
5 एम्पियर। क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। ऊपर वाला हाँ n n पाई अपॉन आई, खत्म सवाल। ठीक है, या और कहीं से जाओगे, यही सबसे बढ़िया है। l निकाल रखा है आपने, नंबर ऑफ टर्न्स आपको स्मॉल n में गिवन है, उसको लेंथ से डिवाइड कर लोगे। थर्ड पार्ट क्या पूछा है? इफ एन आयरन कोर ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी 400 इंसर्टेड इनसाइड इट, फाइंड न्यू इंडक्टेंस। बहुत बढ़िया, म्यू आर दे रखा है, कितना है? 400। L2 चाहिए, ये कॉन्सेप्ट अभी समझाया है। म्यू आर इंटू जो यहाँ पे L आया होगा आपका, हो गया। अच्छा, डी पार्ट क्या पूछा है? In how much time the direction of current through air solenoid should be reversed to induce an EMF of 1.8 volt। खत्म। 1.8 वोल्ट E माइनस एल डी आई बाई डी टी, डी टी चाहिए, खत्म। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, इसके नीचे के क्वेश्चन आप लोग कर लेना। तो 16-17 नंबर तक क्वेश्चन ट्राई कर लोगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनर्जी का, एडी करेंट्स का और मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।